उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर बाथरूम में लेके चला गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, और नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। और जब मैंने मतलब शाम को कितना खाया मेरे को ये पूरी तरह ध्यान। ये जो भी आपने सुना एक ऐसे सीरियल किलर का कन्फेशन है जिसने 2005 से 2006 के बीच देश भर में लोगों को हिला कर रख दिया था, स्पेशली पेरेंट्स को। ये कहानी है निठारी किलिंग्स की। हाय, आई एम लावण्या और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, अगर नोएडा के अराउंड आज भी इस केस की बात हो तो लोग थोड़ा घबराते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसने पेरेंट्स को मजबूर कर दिया था अपने बच्चों को अपने से थोड़ा और करीब रखने के लिए। इस कहानी में करप्शन है, मर्डर है, नेक्रोफीलिया है, कैनिबलिज्म है और दिल दहला देने वाले क्राइम की स्टोरी है। नोएडा के सेक्टर 31 में पॉश गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर पक्के मकान हैं, कोठी हैं, बंगले हैं और यहाँ पर इस एरिया के मिडिल क्लास या फिर इलीट्स रहते हैं। और यहाँ पर एक अदृश्य दीवार या फिर इनविजिबल वॉल भी है और इस इनविजिबल वॉल के उस तरफ है निठारी गांव। निठारी गांव में स्लम्स हैं, कच्चे मकान हैं, झुग्गियां हैं और यहाँ पर वर्किंग क्लास या फिर लेबर रहते हैं। मतलब यहाँ एक ही शहर की दो दुनिया इस इनविजिबल वॉल से डिवाइडेड है। ऑल्दो निठारी के कई लोग सेक्टर 31 में काम करते हैं एज मेड्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर इस इनविजिबल वॉल को एक विजिबल मार्कर से देखना हो तो वो होगा एक पानी की टंकी और उसके नीचे बहती नाली। निठारी गाँव में झब्बूलाल धोबी का काम करता था जो कि कपड़े प्रेस किया करता था और जैसे तैसे अपना परिवार चलाता था, लेकिन वो लोग खुश थे। फिर एक दिन झब्बूलाल की बीवी ने अपनी 10 साल की बेटी को सेक्टर 31 में भेजा अपनी साड़ी पर फॉल लगाने के लिए और उस दिन ने उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी बेटी ज्योति वापस नहीं आई। कुछ देर बीती और तब भी वो वापस नहीं आई तो उन लोगों की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि इस समय के दौरान सेक्टर 31 से कई बच्चे गायब होने लगे थे और उनका कहीं अता पता नहीं लगा था। झब्बूलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी ज्योति को ढूंढने के लिए सेक्टर 31 गए। ज्योति की माँ सबसे पहले उसको ढूंढते ढूंढते उस टेलर की दुकान पर गई। उस टेलर ने कहा कि ज्योति यहाँ पर आई तो थी लेकिन उसकी मशीन खराब थी, इस वजह से उसने उसे दूसरे टेलर की दुकान पर जाने को कहा था। ज्योति की माँ उसे ढूंढते हुए और कई दुकानों पर गई लेकिन उसे कहीं पर भी ज्योति का पता नहीं लग पाया और ऐसे ही उसको ढूंढते हुए वो पहुंची बंगलो नंबर D5 के बाहर। इस बंगले का मालिक था मोनिंदर सिंह पंढेर, जो कि उस समय बंगले के दरवाजे पर ही खड़ा था। तो ज्योति की माँ ने उससे पूछा कि क्या आपने 10 साल की एक बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है? इसका उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर खड़ा तो हूँ लेकिन मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। उसकी माँ ने एक बार फिर पूछा और उसने तब भी यही जवाब दिया। लेकिन ज्योति की माँ को कुछ सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि जितने भी बच्चे गायब हुए थे उनकी लास्ट लोकेशन इस बंगलों के आसपास की ही होती थी। ज्योति की माँ को बंगले के अंदर एक और आदमी खड़ा हुआ दिखा जो था सुरेंद्र कोली। कोली इस बंगले का डोमेस्टिक वर्कर या फिर नौकर था और उसने भी यही कहा कि उसने भी ज्योति को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा है। झब्बूलाल और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन गए मिसिंग पर्संस कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन महीनों तक पुलिस उनको टालती रही और उनकी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। वो करीब 6 महीने तक पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन तब भी पुलिस ने उनकी कंप्लेंट नहीं फाइल की। पुलिस का निठारी के सारे मिसिंग केसेस में यही कहना होता था कि निठारी के तो बच्चे ही ऐसे हैं, वो सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं, वो चले गए होंगे कहीं पर, भाग गए होंगे घर से, आ जाएंगे अपने आप। झब्बूलाल की ही तरह और भी कई पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों की मिसिंग पर्संस कंप्लेंट लिखवाने गए थे लेकिन उनकी कंप्लेंट भी नहीं फाइल हुई थी। ये सिलसिला दिसंबर 2005 तक और भी बढ़ता गया और एक के बाद एक और भी कई बच्चे ऐसे गायब होते रहे। नोएडा कई मीडिया हाउसेस का भी हब है, तो ये न्यूज़ जब मीडिया तक पहुंची तो उसने कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूर कर दिया इन केसेस पर कुछ एक्शन लेने के लिए। पूछताछ के दौरान ये चीज़ पुलिस के सामने आई कि जिस एरिया से ये बच्चे गायब हो रहे थे वो एक्चुअली 100 मीटर का एक स्ट्रेच था। तो पुलिस ने यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी, इस एरिया में पहरा देना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ये पहरा हटा 2 बच्चे फिर से गायब हो गए। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इस एरिया का कोड वर्ड ब्लैक होल रख दिया था, क्योंकि अपेरेंटली ये एरिया बच्चों को निगल जाता था। बच्चे इस एरिया में जाते थे और वो कभी वापस नहीं आते थे। अब पुलिस ने ऑब्वियस एंगल्स की तरफ काम करना शुरू किया, जो था बेगिंग रैकेट्स या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट्स। और अपेरेंटली पुलिस ने कई रेड लाइट एरियाज पर रेड मारी और वहां से 21 लड़कियों को ढूंढ निकाला और अब ऑफिशियली ये केस सॉल्व था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि पुलिस ने 21 लड़कियों को ढूंढ निकाला, इट इज अ गुड थिंग।
बट here's a twist. It is a good thing but not really for this case. क्योंकि उन 21 में से एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो निठारी के उन मिसिंग बच्चों में से हो जिनके लिए एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और इस चीज ने निठारी के लोगों के लिए पुलिस के ऊपर से होप को बिल्कुल हटा दिया था। लोग खुद पोस्टर्स लगा रहे थे, खुद पूछताछ कर रहे थे, होपिंग कि मे बी उनको उनके बच्चे वापस मिल जाए। नाउ ये जो ब्लैक होल था, इसके पास ही बच्चे एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल वहां पे नाली में जाके गिर गई। बच्चे बॉल लेने गए तो उनको वहां पे थैली में पड़ा हुआ एक हाथ दिखा जो कि एक बच्चे जैसा लग रहा था। बच्चे घबरा गए, चिल्लाने लगे और वहां पर पुलिस आई, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जबकि उस एरिया में ये मिलना वाज अ बिग साइन कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। लेकिन पुलिस ने इसे डेड एनिमल रिमेन्स बताकर लोगों को इसे भूल जाने के लिए बोला कि उन्होंने यहाँ पे नाली में पड़ा हुआ कभी कुछ देखा भी था। अब ज्योति को खोए हुए करीब 1 साल हो गया था और पुलिस को अब तक कोई भी लीड्स नहीं मिली थी और अब तक और भी कई बच्चे गायब हो गए थे। और ऐसे ही 2006 में एक ऐसा मिसिंग केस आया जो बाकी के केसेस से थोड़ा अलग था। ये पहला ऐसा केस था जिसमें एक अडल्ट पर्सन गायब हुआ था। 22 साल की पायल सेक्टर 31 के D5 बंगले के सामने आखिरी बारी देखी गई थी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था। ये वही D5 बंगलो था जिसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर था, जिसकी बात हमने पहले की थी। अब पायल के केस को थोड़ी देर पॉज करके हम मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में जान लेते हैं। मीडिया के अकॉर्डिंग पंढेर की इमेज आसपास एक अय्याश पैसे वाले आदमी की थी जिसके घर कॉल गर्ल्स का आना बहुत कॉमन था। अलेजेडली पंढेर वहां पर हमेशा नहीं रहता था और उसकी फैमिली भी चंडीगढ़ में रहती थी। वो एक बिजनेसमैन था और यूजुअली वो अकेला ही इस बंगले में आया करता था, जबकि उसकी फैमिली चंडीगढ़ में होती थी। इस D5 बंगलों में एक शख्स और रहता था, सुरेंद्र कोहली, जिसका मेन काम पंढेर की गैर मौजूदगी में इस घर की देखभाल करना था। तो एक तरह से वो इस घर का हाउसकीपर कम डोमेस्टिक हेल्प वर्कर था। नाउ कमिंग बैक टू पायल्स केस, इस केस पर बनी डॉक्यूमेंट्री कर्मा किलिंग्स में पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पायल यूज्ड टू वर्क एज अ कॉल गर्ल और इस बारे में उसके पिता को भी पता था और पायल का इस D5 बंगलों में जाना बहुत आम था। और अपेरेंटली पंढेर पायल को इसके लिए 40,000 रुपए पर मंथ देता था। लेकिन पायल के गायब होने के बाद नंदलाल वॉज डिटरमिन्ड टू फाइंड हर। और जब पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने बाकी केसेस की तरह इसको भी टालने की कोशिश की, लेकिन नंदलाल ने खुद पायल को ऑटो में बिठाया था D5 में जाने के लिए। तो उसने ऑटो वाले को ढूंढा और उससे पूछा कि कहीं उसको कुछ पता हो। तो ऑटो ड्राइवर ने नंदलाल को बताया कि उसने पायल को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद जब पायल बाहर नहीं आई तो उसने सुरेंद्र कोहली से पूछा कि पायल अंदर गई थी, वो अभी तक बाहर नहीं आई। तो उसने कहा कि वो तो चली भी गई यहाँ से। लेकिन ऑटो ड्राइवर उस बंगले के बाहर ही पायल का वेट कर रहा था और उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा था। तो नंदलाल वॉज श्योर कि पायल इस बंगले के अंदर ही है। नाउ एज आई सेड, नंदलाल वॉज डिटरमिन्ड टू फाइंड हिज डॉटर। तो उसने हर पॉसिबल कोशिश करी जिससे कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो पाए और पुलिस वाले FIR दर्ज कर लें। एंड अल्टीमेटली उसने लिंक्स के थ्रू या कैसे भी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाया और तब जाके ये FIR फाइल हुई। पुलिस ने पंढेर से बातचीत की तो इनिशियली उसने डिनाई किया कि वो पायल को नहीं जानता और जब वो मिसिंग हुई उस दौरान वो सेक्टर 31 में था भी नहीं, वो चंडीगढ़ में था और इसके उसके पास एलिबाइज भी थे। लेकिन लेटर ऑन ही एक्सेप्टेड दैट ही न्यू पायल। पंढेर ने पुलिस को बताया कि पायल का वहाँ पे रेगुलरली आना जाना है और इसके उसे पैसे दिए जाते हैं और उसके पिता नंदलाल को भी इसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। दिस वॉज रियली वियर्ड फॉर एवरीवन। अब ये जब पुलिस वालों ने नंदलाल से पूछा तो उसने कहा कि वो जो भी हो लेकिन उनको उसकी बेटी को ढूंढना पड़ेगा। पुलिस को नंदलाल की बताई एक बात क्लिक कर गई कि उसने पायल को फोन करने की कोशिश करी थी लेकिन उसका फोन नहीं मिला था, उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। एंड द पुलिस पिक्ड अप दिस पॉइंट। उन्होंने पायल के फोन को ट्रेस किया और जैसे तैसे करके उनको एक इंसान का नाम और एड्रेस मिला और ये था सुरेंद्र कोहली। एड्रेस बंगलो D5 सेक्टर 31 नोएडा। ये डिटेल मिलने पर पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। कई कोशिशों के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने पायल को नए क्लाइंट से मिलवाने के बहाने मोनिंदर की गैर मौजूदगी में बंगले में बुलाया था एंड ही आस्क्ड पायल टू हैव विद हिम और इसके उसने उसे पैसे भी ऑफर करे और पायल ने बहुत ही बदतमीजी से इस चीज को इनकार कर दिया था और इसी गुस्से में उसने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी एंड लेटर ही ट्राइड टू हर बॉडी। और उसके बाद उसने उसकी बॉडी को काटा और उसके बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के नाली के अंदर फेंक दिया और उसने पुलिस को उसके कपड़ों और बैग के वेयर अबाउट्स भी बताए और उसके बॉडी पार्ट्स
बैग और कपड़े उसकी बताई जगह पर ही मिले और नंदलाल से उस बैग को आइडेंटिफाई कराया गया कि वो उसकी बेटी का है या नहीं, और उसने भी इस बैग को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस जगह पर भीड़ लग गई थी। जिन बच्चों के गायब होने पर FIR तक फाइल नहीं की जा रही थी, उनके पेरेंट्स का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। एक ही नाली से 2 बार ऐसी चीजें मिल गई थी जिसने लोगों को श्योर कर दिया था कि उनको भी यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। तो लोगों ने खुद ही यहाँ पर डिगिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसने अनफॉर्चुनेटली एविडेंस और क्राइम सीन को टेम्पर कर दिया एंड इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द विक्टिम्स इन द कोर्ट। उस नाली से और भी कई स्कल्स पाए गए जिसका नंबर डिफरेंट सोर्सेस पे अलग अलग है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू अ स्पेसिफिक नंबर, बट इट वाज समवेयर अराउंड 12 to 19। इन स्कल्स को DNA आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा गया, जिसमें पता चला कि मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स और इनकी उम्र कुछ की 10 साल से कम थी, कुछ की 13 साल, 14 साल, 16 साल, बेसिकली सारे माइनर्स थे। अब जैसे कि सुरेंद्र की बताई बात सही निकली तो उसको एक एक करके मिसिंग बच्चों की फोटोज दिखाई गई और वो एक एक करके सबके बारे में बताने लगा। नाउ इमेजिन, जो इंसान एक अडल्ट वुमन के साथ ये कर सकता है, वो उन छोटे डिफेंसलेस बच्चों के साथ क्या करता होगा। ऐसे ही एक बच्चे के बारे में बताते हुए उसने कहा कि वो गेट पर खड़ा था जब उसने उस बच्ची को घर के बाहर से जाते हुए देखा। उसने कैंडी का लालच दिखा के उसको घर के अंदर बुला लिया और उसी की चुन्नी से उसका गला घोट के उसको मार दिया। देन ही ट्राइड टू हर बॉडी और उसके बाद उसने उसकी बाजू का और चेस्ट का पीस काटा और उसको किचन में पका के खाया। I was extremely disgusted when I read this for the first time, and I can only imagine how disturbing this must have been when the investigation officers heard this directly from Surendra Kohli. How he lured, killed, sexually assaulted and ate all those children. Total 19 ऐसे केसेस थे जो कि नोन थे। इसके अलावा ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, वी डोंट नो फॉर श्योर। और इस दौरान मोनिंदर सिंह पंढेर को भी अरेस्ट कर लिया गया था एज इट वाज हिज बंगलो, और उसको कुछ ना पता होना इज अ लिटिल वियर्ड। कोहली और पंढेर दोनों का नार्को टेस्ट भी किया गया, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि कोहली को ये अर्जेस पहले से ही थी एंड बीइंग एट पंढेर्स हाउस गेव हिम द एनवायरनमेंट टू एक्ट ऑन देम। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंच गई थी तो पब्लिक और भी ज्यादा गुस्से में थी। मीडिया अपना वर्डिक्ट ऑलरेडी सुना चुकी थी, उनके लिए पंढेर और कोहली दोनों ही मॉन्स्टर्स थे। CBI ने मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनिंदर को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन पब्लिक की नजरों में वो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर पेंट हो चुका था। तो जब भी उसको कोर्ट लेके जाया जाता था, पब्लिक अपना गुस्सा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी और ऑलमोस्ट हर टाइम उसको पब्लिक की मार का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2009 में स्पेशल सेशंस कोर्ट ने पंढेर और कोहली दोनों को ही डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया और कोहली को और भी केसेस में मल्टीपल डेथ सेंटेंसेस दिए गए, बट इवेंचुअली ये चेंज हो गया। पंढेर ने 7 साल जेल के अंदर काटे और उसके बाद वो जेल से रिहा हो गया और कोहली के डेथ सेंटेंस भी इनऑर्डिनेट डिले की वजह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल गए। पंढेर जब जेल से रिहा हुआ तब पब्लिक ने गुस्से में उसके घर पे आग लगा दी थी। 2023 में पंढेर और कोहली दोनों को उनके ऊपर लगे चार्जेस में अक्विट कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली और पंढेर दोनों को सारे केसेस में अक्विट कर दिया था, स्टेटिंग लैक ऑफ एविडेंस। उस नाली में से ह्यूमन रिमेन्स मिले थे और वो उन्हीं बच्चों के थे, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ था कि उनको कोहली या पंढेर में से किसी ने ही मारा है। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट पंढेर और कोहली को मिला। ये जजमेंट फैमिलीज के लिए एक शॉक की तरह सामने आया। 11 नवंबर 2025 को कोहली को आखिरी बचे केस में भी अक्विट कर दिया गया और अगले ही दिन उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब वो इस समाज में खुला घूम रहा है। कई ऐसी थ्योरीज हैं जो पॉसिबली ट्रू हो सकती थी, लेकिन नाउ देयर इज नो वे ऑफ प्रूविंग देम। ये केस लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ नोएडा, लाइक आरुषि तलवार्स केस, CBI पे ट्रांसफर होने से पहले ही इतना टेम्पर हो चुका था कि विक्टिम्स को जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हो सकता है इसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चों का धड़ स्पेसिफिकली स्टमक एरिया नहीं मिला था। हो सकता है पंढेर ने ये सब किया हो और कोहली सिर्फ एक बेट हो सकता है पंढेर ने पुलिस को खरीद लिया हो, पैसे दे दिए हो और इस हद तक करप्शन इन्वॉल्व हो। वी डोंट नो फॉर श्योर कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस केस को लेके अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं। एक डिटेल जो आपको हिला देगी वो ये है कि सुरेंद्र कोहली जब ये सब कर रहा था तब उसकी खुद की बेटी उसी एज ग्रुप की थी जिस एज ग्रुप के बच्चों को वो मार रहा था, लेकिन उसकी बेटी गाँव में अपनी माँ के साथ सुरक्षित थी। आपको क्या लगा हमारी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला? आप बताओ कि आपने क्या सोचा? धन्यवाद।
बात बात पापा लिखने वाली बेटी सिमरन। अब निठारी में मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स की फैमिलीज नहीं रहती हैं, लोग शिफ्ट हो गए हैं। कईयों ने पैसों के बदले केस वापस ले लिए थे, तो कईयों ने आखिरी दम तक जस्टिस होप की थी। ये केस यहीं खत्म होता है। आई ट्राइड टू प्रेजेंट एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कुड फाइंड अबाउट दिस केस। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो देन प्लीज ऐड दैट इन कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।